नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी प्रदेश। मैं हूं निशा। भागलपुर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरकार की कार्यशैली और जिला प्रशासन का दावा धरातल पर धाराशाही दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर विकास को लेकर योजनाओं का हाल बद से बदतर देखने को मिल रहा है। जर्जर हो रहे NH 80 के कारण लगातार दुर्घटनाएं घट रही हैं। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां सड़क को लेकर राजनीतिक रोटियां खूब सेकती हैं और यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनता है, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही सारे हवा हवाई हो जाते हैं। ताजा मामला सबौर प्रखंड क्षेत्र का है, जहां दर्जनों गांव को जोड़ने वाले सड़कों का हाल बद से बदतर स्थिति में है। हम जिस सड़कों की बात कर रहे हैं वह सड़कें मामूली नहीं है। यह सड़क सबौर कृषि विश्वविद्यालय तक को भी जोड़ती है, लेकिन यहाँ के लोग जल जमाव होने के कारण रेलवे पटरी को सड़क में तब्दील कर जान जोखिम में डालकर आवागमन करते हैं, जिससे कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। सड़कों की तस्वीर ही बयां कर रही है कि जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का सड़कों के लिए किया गया दावा धरातल पर धाराशाही दिख रहा है और ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो कि 1-2 बार कंप्लेन भी किए हुए हैं, लेकिन कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। जब ये बरसात का मौसम आता है, मानसून हो या फिर बरसात का मौसम, तो हमेशा ये 3-4 साल से लगातार हम लोग को ये झेलना पड़ रहा है। कोई समस्या का समाधान के लिए कोई बड़ा प्रत्याशी या कोई हम लोग के बीच में नहीं। हम लोग बोलते हैं लेकिन आवाज़ को यहीं दाब दिया जाता है। इसके आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ सनौला प्रखंड, बोराडी प्रखंड के लोग ट्रेन पकड़ने के लिए कॉलेज के लिए बाल बच्चे आते हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। इतनी असुविधा की सामना करना पड़ता है, चाहे वृद्ध हो, बच्चा हो, माँ बहन हो। यहाँ बगल में सबौर थाना है। कितने पदाधिकारी कभी कभी मिस हो जाने से मोटरसाइकिल लेके पुलिसकर्मी भी गिर जाते हैं। बहुत नारकीय जीवन है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ढलान पर है, लेकिन अभी से तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं गहरा रही है। इसी बीच IIT कानपुर की एक स्टडी में बताया गया कि अगर कोरोना वायरस का बहुत तेजी से फैलने वाला म्यूटेंट नहीं बना तो तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले कमजोर होगी। इसका पूर्वानुमान सूत्र मॉडल के आधार पर लगाया गया है। सूत्र विश्लेषण के मुताबिक अगर तेजी से फैलने वाला म्यूटेंट गायब रहता है तो तीसरी लहर पहले के जैसी ही होगी। सूत्र एनालिसिस करने वाले वैज्ञानिक की टीम में शामिल IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर 3 संभावित स्थितियों की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा, तीसरी लहर छोटी हो सकती है, यह कमजोर हो सकती है। अगर कोई तेजी से फैलने वाला म्यूटेंट नहीं रहा तो यह एक कमजोर लहर होगी, लेकिन अगर वायरस का कोई तेजी से फैलने वाला म्यूटेंट रहता है तो तीसरी लहर पहली वाली लहर के जैसे ही होगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा, जो सबसे आशावादी अनुमान है उसके मुताबिक अगस्त तक जीवन सामान्य ढर्रे पर आ जाएगा, बशर्ते कि कोई नया म्यूटेंट न आए। दूसरा अनुमान यह है कि टीकाकरण 20% कम प्रभावी होगा। तीसरी स्थिति निराशाजनक है, जिसके मुताबिक अगस्त में एक नया म्यूटेंट सामने आ सकता है जो 25% ज्यादा संक्रामक होगा। सूत्र मॉडल के मुताबिक अगर कोरोना वायरस का कोई ऐसा म्यूटेंट आ जाए जो बड़े पैमानों पर वैक्सीन को भी चकमा दे दे या जो ठीक हो चुके लोगों की इम्यूनिटी को भी भेद सके, तो ऊपर की तीनों संभावित परिस्थितियों का अनुमान अमान्य हो जाएगा। बिहार विधानसभा का आगामी सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल पिछले विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में हुए पुलिसिया कार्रवाई पर अब तक दोषी अधिकारियों और पुलिस बल के जवानों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से महागठबंधन के घटक दलों में शामिल नेता और विधायक काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से सवालिया लहजे में पूछा, क्या विधानसभा में सत्र के दौरान पुलिसिया कार्रवाई संविधान और लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? और उस समय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इस मामले पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी कही गई थी, जबकि अब तक जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों पर पुलिसिया बर्बरता को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में जनप्रतिनिधियों पर हुए पुलिसिया जुल्म को जोरदार तरीके से विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और सरकार एवं विधानसभा अध्यक्ष से इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की जाएगी। हम आपको बता दें कि मार्च 2021 में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को पेश करने के दौरान विपक्षी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में जमकर बवाल काटा।
जिसके बाद पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी को हंगामा शांत करने के लिए विधानसभा आना पड़ा था। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में कई विधायक घायल हो गए थे। भैया विधानसभा अध्यक्ष ने तो कहा था कि उस पदाधिकारी, चूंकि माननीय विधायकों को, किसी भी पदाधिकारी को कोई बदसलूकी करने का हक नहीं है। जनता उन्हें चुन के भेजती है सदन में आवाज उठाने के लिए जनता का। कोई भी अगर पदाधिकारी ने बदसलूकी की है तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि उस पर कार्रवाई होगी। देर रात भागलपुर के स्टेशन चौक पर भागलपुर पुलिस के द्वारा रोको टोको अभियान चलाया गया। पुलिस कप्तान निताशा गुड़िया के निर्देश पर सार्जेंट मेजर के शर्मा के द्वारा भागलपुर के स्टेशन चौक सहित कई चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को पुलिस बलों के द्वारा सघन चेकिंग किया गया। साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन के तहत नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी भी दी गई। जिस भागलपुर शहर को सिल्क सिटी यानी रेशमी शहर के नाम ख्याति प्राप्त था, वहां कभी सिल्क का कारोबार देश विदेश में करने वाले कारोबारी बुनकर मजबूरी में अब मजदूर बनकर रह गए हैं। बात हम सिल्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले भागलपुर के नाथनगर के चंपानगर क्षेत्र की कर रहे हैं, जहां लूम चलाने वाले बुनकर और कारोबारियों की पीड़ा सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लूम चलाने वाले बुनकरों की आंखों में अपनी मजबूरी को बयां करते करते पर्वत से ही आंसू आ रहे थे। बुनकरों ने सरकार से अपने परिवार वालों के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए गुहार लगाते हुए परिवार के बच्चों की उचित शिक्षा दीक्षा कराए जाने की भी मांग की है। पढ़ाई को भी जारी रखने की गुहार लगाई है। आज बुनकर का काम करने वाले 90% बुनकर लूम को बेचने को मजबूर हो गए हैं। संक्रमण काल के दौरान लगभग पिछले 2 वर्षों से सिल्क के कपड़े की मांग पूरे देश और दुनिया में काफी कम हुई है, जिससे बुनकरों की हालत दयनीय हो गई है, जिससे सिल्क कारोबारी और बुनकर ज्यादातर लूम बंद होने के कारण बेरोजगार होकर मजदूरी करने को विवश हो गए हैं। बुनकर प्रतिनिधियों ने बताया कि यहां से कारोबार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका अधिक देशों में फैला था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप से लगभग बंद हो गया है। देश में भी केरल, असम, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई व दिल्ली समेत अन्य इलाकों में सप्लाई होती थी। यहाँ भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से बुनकर कामगारों को पहले घर बैठे काम मिलता था, अब गली गली भटक रहे हैं। पहले से आधी मजदूरी भी मिल जाती है तो किस्मत की बात मानते हैं। यहाँ के बुनकर व्यवसायियों का दर्द भी कम नहीं है। कहते हैं कि घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ा, घर की छत जर्जर हुई तो इतने पैसे नहीं थे कि उसे बनवा पाए। नतीजा घर की छत गिर गई, जिसके सहारे कमाते थे वह भी टूटकर छत विच्छत हो गया। 1.5 लाख का लूम था। कई लूम व्यवसायियों का कहना हुआ, सरकार हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बिजली का बिल भी बहुत गिर गया है, आखिर कैसे चुकता करें? चारों तरफ से आफत है, कुछ समझ नहीं आता। लोग कर्ज देने से भी इनकार करने लगे हैं, अब करें तो क्या करें? बुनकर बहुल क्षेत्र में अभी 90% लूम बंद पड़े हैं। 10% लोग इसलिए चला रहे हैं ताकि उनके बचे हुए धागे खराब ना हो जाए। अब वह कपड़े लागत मूल्य से भी काम पर बेचने को विवश है। लूम बंद होने से 1 लाख बुनकर परिवार बेरोजगार हो गए और दिल पर पत्थर रख बेच दिया लूम। कभी थे मालिक, अब मजबूरी में बन गए हैं मजदूर। ये जो मशीन बंद है ना सर, तो कारण यही है कि तानी है तो भरनी रहे, भरनी है तो तानी नहीं, इस कारण बंद है मशीन। अब ये मतलब जुगाड़ करेगा कारीगर, पैसा उठाएगा महाजन से, तब उसके बाद फिर जुगाड़ होगा तो फिर चालू होगा। लॉकडाउन के बाद स्थिति जो महंगाई देखिए रहे सर कहाँ जा रही है, तो लोग पेट में डालेगा कि मशीन चालू करेगा। यही है कि काम धंधा कहीं आन जान नहीं हो रहा तो बिल्कुल छापा पड़ा हुआ। रोजगार का मतलब ये हुआ कि आन जान होगा तभी तो चलेगा लोग, कि आन जान होगा तब ना उपलब्ध होगा। जहाँ से मिल है वहाँ मिल से सूता आ देगा, तो फिर यहाँ से जो हम लोग लाभांगे, हम लोग का मतलब जो है खान माल कोई नहीं ले वाला है, व्यापारी जो है आदेश करता है, इसे करके हम लोग जो है बैठे हुए हैं। हालात तो पहले से ही गड़बड़ थे, लेकिन 1.5 साल से लॉकडाउन फर्स्ट हुआ और फिर लॉकडाउन 2 हुआ। तो लॉकडाउन फर्स्ट में जो ऑर्डर बनना था वो सारा माल रुका। महाजन के यहाँ जो पैसा बकाया था वो वहाँ से आया नहीं, और फिर दिसंबर और समझ लीजिए कि जनवरी में कुछ बिजनेस का सुधार होने का आसार नज़र आया, तो फिर मार्च में दोबारा जो है लॉकडाउन लग गया।
आज स्थिति ये है कि काम धंधा तो दूर की बात, रोजी रोटी की समस्या हो गई। सरकार हर स्तर से काम कर रही है और हमेशा बुनकरों के अच्छाई के लिए जो है तरह तरह की घोषणाएं करती रहती है, लेकिन हकीकत में जमीन पर ये नजर नहीं आता है। अगर सरकार भागलपुर सिल्क नगरी को बचाना चाहती है तो भागलपुर के बुनकरों के लिए स्पेशल पैकेज देना होगा। संक्रमण से बचाव को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन एवं समस्या निवारण समिति के संयुक्त तत्वावधान में भागलपुर के एसकेबी विद्या विहार स्कूल में छठा निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। टीकाकरण शिविर का उद्घाटन सिविल सर्जन उमेश शर्मा, सदर एसडीओ आशीष नारायण और समाजसेवी प्रशांत विक्रम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान आगंतुक अतिथियों ने कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर टीका को सबसे कारगर हथियार करार देते हुए आम लोगों से टीकाकरण कराए जाने की अपील करते हुए दोनों डोज लेने की भी बात कही। शिविर में दर्जनों लोगों ने टीकाकरण करवाया। ये हमारा वैक्सीनेशन केंद्र चल रहा है, काफ़ी हमारे लोग उत्साहित हैं। हम लोग को देख के उत्साह आश्चर्य होता है। पहले तो लोग मैंने डरते थे, लेकिन अब इतना ना टीका लेने के लिए लोगों में मारा मारी है कि हम यहाँ भीड़ देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पालन तो हो नहीं रहा। हमने कहा भाई इसको धीरे धीरे आप लोग थोड़ा दूर कीजिए और वो तक हम लोग कोशिश करेंगे एक और कैंप यहाँ पे। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। विकेयर संस्था के द्वारा प्रोजेक्ट प्रकृति मुहिम के तहत शहरी क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रत्येक रविवार सुबह संस्था के द्वारा शहरी क्षेत्र के मोहल्ले में पौधारोपण किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में बढ़ते प्रदूषण के बीच शहर वासियों को स्वच्छ हवा मिल सके। मानिक सरकार कालीबारी मोहल्ले में दर्जनों पौधे लगाकर उसकी सुरक्षा के लिए गेवियन से घेराबंदी कर दिया गया। संस्था के सचिव अंकुर सिन्हा ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की काफी कमी रही, पेड़ पौधे से हमें स्वच्छ ऑक्सीजन प्राप्त होता है। वहीं संस्था के उपाध्यक्ष रवि वसाक ने कहा कि मैदानों में काफी पेड़ रहते हैं, मैदान से हटकर वैसे मोहल्ले में पौधारोपण किया जा रहा है जहां पेड़ पौधे कम है ताकि अन्य लोगों को भी स्वच्छ ऑक्सीजन मिले। अंग जनपद के सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बिहुला विषरी मनसा पूजा विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखती है और हर वर्ष 17 अगस्त को अंगवांशी धूमधाम से बिहुला विषरी की पूजा करते हैं। इसी बाबत जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मनसा पूजा को संपन्न होने को लेकर श्री 108 बिहुला विषरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति की ओर से आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष ने बताया कि अंग जनपद के सैकड़ों लोगों की मौत वैश्विक कोरोना महामारी के कारण हो गई है, जिसको लेकर सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन को मानना प्रत्येक लोगों का फर्ज है और समिति के प्रत्येक अधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद आयोजन में आए मेटपतियों से बातचीत कर जिला प्रशासन को अवगत कराने की बात कही।